गुरुजी राम राम। राम राम ले ली भाई बस। सर जी आज तो जल्दी आ गए भाई यार तम समझ देखो नहीं मन्ना कोई नू को नहीं चा को नहीं लेट आने का काम हो जाए यार। नहाना धोना भी पड़ा है, रोटी भी खानी पड़ा है, तोड़ी खा ली, तोड़ी बन गई घरा तो तोड़ा आ गया। ठीक है, तो हरियाणा वन विभाग के बारे में अभी बात करते हुए इसके बारे में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। पहली चीज तो मतलब जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जो वन नीति थी वो कब आई थी पहली बार, तो 1988। वनों को अब और नहीं करना पड़ेगा वेट भाई, वनों की सुरक्षा के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, नेशनल लेवल के ऊपर एक वन नीति लागू कर दी गई है। कब लागू करी गई? 1988 के अंदर, 1988 के अंदर। और ये वन नीति क्या बोलती है भाई, देश के अंदर मिनिमम जो 33% हिस्सा, 33% हिस्सा मतलब समझते हो, जैसे मान लिया पूरे देश के अंदर 99 पार्ट, तो 99 के अंदर से जो 33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा है, ठीक है, उस हिस्से के ऊपर है आपके वन होने चाहिए। यानी अगर हमारे देश के 3 हिस्से हैं, सॉरी हमारे देश के 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्से के ऊपर तो वन ही वन होने चाहिए। इतने हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, इतने वन होने चाहिए। लेकिन हमारा जो देश है भारत देश, उसके अंदर वर्तमान में कितने प्रतिशत हिस्से पे वन है? मात्र 21% हिस्से के ऊपर वन है। होने चाहिए कितने? 33, लेकिन है कितने? 21। ये चीज कोई आपसे एग्जाम के अंदर पूछता नहीं, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताने लग रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट है टॉपिक है समझ में आए। ठीक है, अब हरियाणा, अब जैसे ये जो वन नीति बनी थी ना, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंदर, इसने फिर अलग अलग जो राज्य थे, जैसे मान लिया हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इन राज्यों के एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई, इस क्षेत्रफल के अंदर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो इसने इस हिसाब से अलग अलग राज्यों को एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हरियाणा के लिए मिला भाई मिनिमम हरियाणा के 20% हिस्से पर तो वन होने ही होने चाहिए, लेकिन है कितने के ऊपर? 3.5% हिस्से के ऊपर। जो अभी वन की रिपोर्ट आई 2023-24 के अंदर, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताने लग रहा हूं 3 पॉइंट आपका 65% जो हिस्सा है इसके ऊपर क्या है, हमको वन देखने को मिलते हैं। ओके सर जी एसएससी क्लास क्यों ना लेते भाई? बताया तो था एक दिन छोड़ के एक दिन लूंगा भाई, दिन में 2-3 क्लास हो जाए हैं, बैच की चीज भी मैनेज करनी पड़ा, क्लास तैयार करने में टाइम भी लगा है यार, बोलिया तो है एक दिन छोड़ के एक दिन। कल परसों हुई थी क्लास, आज होगी, उसके बाद फिर परसों आएगी। ओके तो देखो भाई, देखेंगे भाई हमारे, तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई लिखेंगे सभी साथी। राष्ट्रीय वन नीति कब आई हमारी? साल 1988। अब वनों को और नहीं करना पड़ेगा वेट। और इस नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? इस नीति के अनुसार, नीति के अनुसार भारत के 33% हिस्से पर वन क्षेत्र होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन है कितने हिस्से के ऊपर भारत के? मात्र 21% पर। वर्तमान अगर हम दृष्टि देखें तो वर्तमान में मात्र 21% हिस्से पर क्या है? वन क्षेत्र है भाई, हिस्से पर वन क्षेत्र है। ठीक है जी, ये चीज हमें समझ में आ गई। और मैंने क्या बताया कि ये जो वन नीति है, ये जो बनी थी, इस नीति ने क्या है, अलग अलग राज्यों को भी वन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया था। तो इसी नीति के अनुसार है आपके हरियाणा राज्य में मिनिमम कितने हिस्से पर वन क्षेत्र होना चाहिए? हरियाणा में मिनिमम वन क्षेत्र है, वो कितने प्रतिशत हिस्से पर होना चाहिए? तो वो आपका 20% हिस्से पर होना चाहिए। 20% हिस्से पर आपका वन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन है कितने के ऊपर? 3.63 के अंदर भाई। वर्तमान अगर जो ये वन रिपोर्ट आई उसके हिसाब से बताने लगे रहा हूं, ठीक है। वर्तमान वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कितने पर है? 3.63% हिस्से पर क्या है? वन क्षेत्रफल है हरियाणा के अंदर। इतना कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आया या नहीं आया, दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा, बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। कोई 3.65, अरे 65 कह लो 63 कह लो, कोई घना फर्क थोड़ी ना है। पेपर का में कोई नू कौन देवा ऑप्शन में 3.63 दे दिया, 3.65 दे दिया, 3.61 दे दिया, 3.62 दे, नू कौन देवा भाई पेपर का में? पेपर का में 3.63 आ गया तो उसका पास फिर 4 देगा। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए
चीज याद रखो, हाँ भाई इतने प्रतिशत हिस्से के ऊपर है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम लोग एरिया की बात करें, हरियाणा के अंदर कितने एरिया के ऊपर जंगल का एरिया हमको देखने को मिलता है, तो 16,14,02, ये तो परसेंटेज होगी। और एरिया देखें तो 16,14, मैंने इसको कैसे याद रखा, 16 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी 16,14.02 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा, वन क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, ठीक है, चीजें समझ में आई। अगर आपसे एरिया पूछ ले तो 16,14,02 कैसे याद रखोगे, बस 16 और 14 के बीच में क्या है, 2 का फर्क है, ओके जी। और अगर आपसे सिर्फ प्रतिशत के अंदर पूछ ले तो 3.63 या 3.65, जो भी तुम बोलना चाहो उसके हिसाब से चीजें सेट हो जाएगी, ओके जी, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हरियाणा के अंदर जो वन विभाग है, जैसी हमारी वन नीति आई इसी से अगले साल हमने वन विभाग की स्थापना कर दी, यानी साल 1989 के अंदर क्या है, हरियाणा को नया रलाने के लिए क्या है, नया हमने वन विभाग की स्थापना करी। और कोई भी हमारे पास विभाग देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है जी, पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। तो वन विभाग का हेडक्वार्टर भी कहां पर देखने को मिलेगा, पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो वन विभाग का जो लोगो है ना, लोगो, ठीक है, जो सिंबल है अगर हर एक विभाग का, उसके ऊपर क्या लिख रखा है, उस प्रतीक चिन्ह के ऊपर क्या लिख रखा है, तो उसके ऊपर लिख रखा है, अगर आप वृक्ष की रक्षा करोगे तो आप अपनी रक्षा करने लग रहे हो, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तभी तो आप लोग अच्छा जीवन जी पाओगे, यानी वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, ठीक है। तो ये फैक्टर और याद रखेंगे। आओ, क्या बोला मैंने, हरियाणा में वन विभाग कब आया, HR में वन विभाग की स्थापना, तो हरियाणा में वन विभाग की स्थापना जिस टाइम वन नीति आई 1988 में, उसी से अगले साल क्या है, हरियाणा के अंदर वन विभाग आ गया, यानी कि साल 1989 में क्या है, वन विभाग की स्थापना हुई, ओके जी। हेडक्वार्टर कहां पर, हर एक विभाग का हेडक्वार्टर कड़ा देखने मिला है जी, पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है, इसमें कोई 2 या 3 राय नहीं है, ओके जी। तो ये जो हमारा इसका जो मतलब कि जो लोगो है, लोगो के ऊपर क्या प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, अब ये भी मैंने आपको बताया, प्रतीक चिन्ह क्या, वन की रक्षा अपनी रक्षा, ठीक है, क्या प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, वन की रक्षा, सॉरी वन नहीं, वृक्ष की रक्षा, सॉरी वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। भाई अगर पेड़ की रक्षा करोगे तो आप अपनी खुद की रक्षा करने लग रहे हो, ये इसके ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है, ठीक है। वन विभाग के बारे में इतने फैक्टर हर एक साथी के क्लियर हैं, जी हाँ क्लियर हैं, बताओ। हेडक्वार्टर पंचकुला, हेडक्वार्टर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमल सर, मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारे मामा तो क्या है, छोटी उम्र में ही SI लग गए थे, तुम कब लगोगे, मामा जी मेरे ताने भी मारते हैं। भाई कमल, अपनी मम्मी से बोलो कि जिस टाइम तुम्हारे मामा जी SI लगे थे ना, जिस जमाने के अंदर, तो भाई उस जमाना का मैंने नौकरी नू दिया कर दे कि ओ भाई यो हाइट सही है छोरा की, लंबा है, गात का ठड्डा है, चलो पुलिस में भर्ती करो, चलो सेना में भर्ती करो, नौकरी दिया कर दे। और तेरे मामा दिनों का ही पेपर का में बैठ के दिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले तो दूर की बात, हरियाणा पुलिस SI में बैठ के दिखाई दिए, CET पैट जाओ उससे का शान मानी, वह CET पैट गया, पाटे पच्चा हरियाणा पुलिस SI में नाम भी को नहीं आवे, और लग गया हुआ कांस्टेबल, ईब जाके SI बना हुआ, तो रिटायरमेंट की एज पा रहा होगा। ये नुए पागल बना ही रखा है, ये पुराना टाइम के लागोड़े भाई, ये उस टाइम यार इतना था है कौन सा, उस टाइम कोई नौकरी लग गया है कौन करता, क्योंकि खेती बाड़ी सबसे बढ़िया बिजनेस था, सबसे ज्यादा कमाई खेती बाड़ी के अंदर होती थी, नौकरी वाले ने तो 100-150 रुपये तनख्वाह मिला कर दी, इतने तो खेती बाड़ी वाले सालों में एक बार फसल बेच दी कमाई लिया कर दे, मानो यह बात है। तो उस टाइम तो कोई खेती ये इसमें जाया कौन करता नौकरी में, मेरा जो खुद का जो परदादा था ना, हेडमास्टर लग गया था, ठीक है, और नो देखा ना कि हाँ भाई साइकिल बाड़ तो फतेहबाद लग जाया करता ड्यूटी करने, ठीक है, और पाछा नु देखा ना सारा का सारा सौदा में ना भाई कोनी सौदा बस का भाई, इस तबड़े तो खेती में घनी कमाई हो जाए है, उस टाइम 50 रुपये तनख्वाह होया कर दी, नौकरी छोड़ा था आगे अपना खेती बाड़ी संभाली, उसमें घनी कमाई होया कर दी, घर परिवार का गेल रहा करता, और साइकिल बजाया करता, नु देख लो। तो यह चीज सोचा करो, उस टाइम का जमाना अलग था यार। आप आपके जो आपका घर में आपके पिताजी हैं, दादाजी, उनसे पूछ के देख लो, कुकर नौकरी लगाया कर दे, गांव का मैनू फौजियां ही गाड़ी आया कर दी,
मेरा जो खुद का दादा हो यह चीज बताया करता कि वह गांव में फौजियां की गाड़ी आया करते इन्हों देखा करते कि ओह लंबा ठाडा छोरा कौन सा, लंबा ठाडा छोरा कौन सा गात का, ठीक है। उससे ना चक्की चलो और बाज्या कर दे बालक, ओ भाई फौज में चकन खतर आगे, फौज में ले जाना खतर आगे, बाज जाया करते, लुक जाया करते, क्योंकि फौज में घना मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा मेहनत करवाया करते, पूरी शरीर की एक्सरसाइज, लोग उस काम करने तक बचाया करते, बाहर जाया करते, लुक जाया करते ना, अबे मारती ना लियो, मारती ना लियो, अरे लाइन में लगे रहे हैं, पुलिस सर हमको भी ले लो, पुलिस सर हमको भी ले लो, भगवाओ कुछ करवाओ जीचे, मारती नू झुका लो जी, लेकिन मारती भर्ती जरूर कर लो। ये तो यो सौदा चलने लग रहा है। आगे चले भाई, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के। बिल्कुल मेरा था डीएसपी था सर भाई, बहुत बढ़िया भाई, डीएसपी था तो बहुत अच्छी बात है। सब इंस्पेक्टर लग गया हुआ, डीएसपी के पद से रिटायर हो गए होंगे भाई है। अब हमारे हरियाणा के अंदर भाई 3 टाइप के वन हमको देखने को मिलते हैं भाई। एक तो थे सघन वन। सघन वन का मतलब ऐसे वन, ऐसे जंगल जिनके अंदर जैसे बहुत ज्यादा बीड़े बीड़े पेड़, जैसे एक पेड़ आड़ा खड़े है, दूसरा पेड़ आड़ा, तीसरा आड़ा, चौथा आड़ा, पांचवा आड़ा, मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा के अंदर पेड़ ही पेड़ है। दूसरे आते हैं हमारे पास जो नॉर्मल मतलब कि घने वन। सघन को बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। घने को बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब जरा सघन की तुलना में कम भीड़ देखने ना मिले। और तीसरा नंबर पर हमारे पास खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, जरा बहुत कम मात्रा में पेड़ देखने ना मिले। तो हरियाणा के अंदर कितने टाइप के? 3 टाइप के हमको वन देखने को मिलते हैं। आइए लिखेंगे सभी साथी। HR में 3 टाइप के वन देखने को मिलते हैं। किसके हिसाब से? ये तुलना हम लोग करने लगे पेड़ों के हिसाब से, पेड़ों के हिसाब से। ओके जी, अब ये कौन कौन से हैं जी? पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास सघन वन। सघन का मतलब होता है जो ज्यादा भीड़े भीड़ हो, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ज्यादा चिपचिपे हो, मतलब एक दूसरा के जमा पेड़ जमा चिप रहे हैं, ठीक है, यानी कि हाईली डेंस वन, हाईली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास ये तो हो गए सघन वन। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली यानी जो इससे कम है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट का मतलब समझ गए, ये तो आइली यानी ज्यादा भीड़ है, मॉडरेट का मतलब इसका में कम भीड़ है, ठीक है। ये सघन हो गए, इसको बोले सह कट जाए यानी घने वन, घने वन, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाए हमारे पास खुले वन। खुले वन ये कौन से होंगे? ये होंगे ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। अब जो एग्जामिनर पूछता है, ये पूछता है कि भाई ये जो सघन वन है ये सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं, सबसे कम सघन वन किस जिले में मिलते हैं। ऐसी घने वाले वन है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये कड़ा मिला है, सबसे कम कड़ा मिला है। ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक कहां पर मिले हैं, सबसे कम कहां पर मिले। तो अब हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ा है, एक एक जिले को याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आओ तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, सघन वन के बारे में। भाई सघन वन ये तो समझ तो गए ना, इसके बारे में लिखवाने की तो जरूरत को ना। सघन वन कौन से हुआ है समझ गए ना, जरा ज्यादा मात्रा के अंदर पेड़े पेड़ मिला जमानू भीड़ में आचरी उनती सघन वन बोलना है, ठीक है जी। ये चीज तो समझ में आ गई। ये हरियाणा के टोटल कितने प्रतिशत हिस्से पर है? तो हरियाणा के लगभग 0.06% हिस्से पर क्या है हमें नरेश सघन वन देखने को मिलते हैं भाई। ओके जी, ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। इसके अंदर कोई 2 या 3 राय नहीं है। अगर वर्ग किलोमीटर के अंदर एरिया देखें तो 27.17 वर्ग किलोमीटर। इसको कैसे 27.17? जान को है खतरा, क्योंकि घने ज्यादा भीड़े भीड़े पेड़ तो सूरज की रोशनी भी नहीं आवे, तो उसके लिए उस केस के अंदर क्या हमारी जान को खतरा हो जाएगा। ओके जी, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। दूसरे नंबर पर आता है पंचकुला। ओके जी, तो लिखवा देता हूं, हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? तो 2 जिलों के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला जिला है तुम्हारा यमुनानगर, ओके जी, और सेकंड जिला है तुम्हारा पंचकुला। ओके जी,
इसको कैसे याद रखें जी? यमुना, देखो सीधी सी बात है, वन कहां पर होंगे? जहां पर पानी ज्यादा होगा। यमुना नदी खुद यमुना नगर से हरियाणा के अंदर एंट्री मारने लग रही है। भारतीय जितने भी वन देखने ना मिलेंगे नहीं, सिर्फ दो एरिया में देखने ना मिलेंगे। एक तो उत्तरी हरियाणा में यमुना नगर, पंचकुला, अंबाला, इन तीनों में पाओगे। एक दक्षिणी हरियाणा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इनमें पाओगे। सारे वन बस इन दो हिस्से में डिवाइड है, क्योंकि आड़ पहाड़ी है। ऊपरला पासा देखोगे तो शिवालिक की पहाड़ी है, निचला पासा देखोगे तो आपकी कौन सी है, अरावली वाली पहाड़ी है। ठीक है, तो इन पहाड़ियां का मैं ये वन क्षेत्र पाया जा, और कितने नहीं पाया जाता भाई। बीच में को नहीं, सारगा में भी वन आएगा, जींदगा में भी वन आएगा। आड़े वन को नहीं आते भाई, आड़े तो इक्का दुक्का कोई एक छोटा मोटा जंगल बन गया तो बन गया, नहीं आड़े कौन बना है। चीज समझ में आई? तो मैक्सिमम केस में हम लोग इन्हीं 2-3 जिलों की बात करेंगे। तो यमुना नगर की अगर हम लोग बात करें तो यमुना नगर के अंदर है आपके कितने वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर में वन क्षेत्र देखने को मिलता है? तो लगभग हमें 21.47 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है आपको वन क्षेत्र देखने को मिलता है। अब 27.17 में से अगर हम 21.47 को अगर हम लोग घटा दे तो कितना बचता है हमारे पास? 5.70 बचता है, यानी 5.70 वर्ग किलोमीटर बच गया। किसका? हमारे पास पंचकुला का भाई। ठीक है, आपको सिर्फ सघन वन के बारे में इतना ही याद रखना, और इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? सबसे कम इसका नहीं पूछा गया ना कभी इसका कोई डाटा। जो वन रिपोर्ट मैंने देखी थी खोल के, उस वन रिपोर्ट के अंदर सबसे कम सघन वन का कोई डाटा नहीं मिला भाई मेरे को। मैंने नेट के ऊपर ही माथा मेरा, उधर भी नहीं मिला। तो इसका सबसे कम का कहीं भी किसी बुक के अंदर भी कहीं पर भी कोई डाटा नहीं भाई। सघन वन सबसे कम किस जिले के अंदर है? ठीक है, मेरे हिसाब से इन दो यहाँ का मैं पाऊंगा, सब तक हम शायद पंचकुला होके मेरा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास घने वन। सेकंड नंबर पर कौन से आते हैं? घने वन। ठीक है, ये जो वर्ग किलोमीटर ये बेशक भूल भी जाइए, कोई दिक्कत को नहीं, बस ये जिले पक्के याद होने चाहिए। पहला नंबर पर यमुना नगर, दूसरा पंचकुला। ठीक है, घने वन का मतलब क्या हो गया? तुम्हारे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि जहां पर जो घने वन और सघन थे उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, ये कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर है? तो ये 0.06 था, तो ये 1% हिस्से के ऊपर क्या हमको देखने को मिलते हैं? हरियाणा के 1% हिस्से पर। इसके अंदर कितने वर्ग किलोमीटर का एरिया था? 27.17। अब ये 0.06 था, अब ये 1% आ गया, यानी कि 27.17 से तो ज्यादा ही ज्यादा होगा जी। बिल्कुल सही बात है। तो कितना, जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है, यानी कि 44,212 नहीं जी, 444.15 वर्ग किलोमीटर में, इतने हिस्से के ऊपर क्या है हमें घने वन देखने को मिलते हैं। ये एरिया कोई नहीं पूछेगा, मैं फिर बताने लग रहा हूं, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताने लग रहा हूं। एक बार नजरों में से निकाल लेना कि मेरा पूछ भी ले। बाकी जो मेन चीज है वो ये पूछेगा, इनने की संभावना आया अगर भाई किस जिले में सर्वाधिक है, किस जिले में कम है, इनको पक्के याद रखना। इनका मैं कोई गुस्ताखी ना बरत लियो कि ये जिले भी भूल जाओ। ओके, ठीक है। सर्वाधिक कड़ा देखने ना मिला भाई, सबसे ज्यादा जो आपके ये जो घने वन है ये हमें हरियाणा 21 जिले में देखने मिलते हैं, और सबसे कम कहां पर देखने मिलते हैं? तो सबसे अधिक वही यही 2 जिले हैं, यमुना नगर, पंचकुला। ओके जी, इसके अंदर भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये जगह पहला केस में तो क्या था, यमुना नगर का में फालतू एरिया था। अब की बार पंचकुला में फालतू है, दूसरे नंबर पर यमुना नगर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पंचकुला, और सेकंड नंबर पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? यमुना नगर भाई। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अंदर तो कोई 2 या 3 राय नहीं है। पंचकुला के अंदर कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर में, मतलब कितना एरिया है जिसके अंदर देखने को मिलता है? तो लगभग 147 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैं फिर बताने लगे रहा हूं, सिर्फ आपको याद रखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपको सिर्फ ये जिले याद होने चाहिए। ठीक है, और ये जो किलोमीटर वर्ग किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर योर जनरल नॉलेज आपको बताने लग रहा हूं। ये लगभग 88 वर्ग किलोमीटर हिस्से के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हमें हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि झज्जर के हालात जर्जर हैं, खराब हैं। तो खराब हालातों के अंदर क्या हमें वन क्षेत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है। कितना जी? लगभग 0.23% हिस्से के ऊपर हमें ये देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। सघन वन हो गए, घने वन हो गए। अब हमारे पास कौन से आ गए? खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। आओ, अब आ गए हमारे खुले वनों के ऊपर भाई। खुले वन है या जो ओपन फॉरेस्ट है, ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं और कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर ये देखने को मिलते हैं? जैसे हमने पहले वाले देखे सघन वाले 0.06%, दूसरे वाले देखे हमने घने वन 1%, तीसरे वाले खुले वन कितने आ जाएंगे? ये इससे भी फालतू एरिया हो जाएगा, लगभग 2.6% यानी 2.60% हिस्से के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। एरिया पूछ लेगा तो 1145 भाई, तो 2.60% हिस्से के ऊपर देखने को मिलते हैं।
इससे पर ये अप्रोक्स है, ये नहीं पूछेगा मैं फिर आपको बताने लगे रेंज को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एरिया पूछ ले तो 1145.96 वर्ग किलोमीटर भाई, इतने एरिया के ऊपर ही आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक है जो आपके ओपन फॉरेस्ट है, ये सर्वाधिक किस जिले के अंदर देखने को मिलते हैं? ये फैक्टर और बताओ। तो सर्वाधिक हमें पंचकुला और मेवात के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, कम का इसके अंदर भी कोई कुछ नहीं, कोई डाटा नहीं है। ठीक है, पंचकुला और मेवात, इन दो ही जिलों के अंदर क्या हमें सबसे अधिक खुले वन देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताओ, इतनी चीजें तीनों टाइप के वन क्लियर हुए नहीं हुए? एक बार के लिए इनको रिवाइंड करो दोबारा से, एक बार दिमाग को ऐसे मतलब आंखों को बंद करो, रिवाइंड करो। हाँ जी, सबसे पहले आपने 3 हिस्सों के अंदर मैंने बांटा वनों को। कौन कौन से? डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। डेंस का मतलब घने, दूसरे का मतलब आपके नॉर्मल जो होते हैं वो घने, पहले का मतलब सघन, दूसरे मतलब घने, और तीसरे मतलब हो गया खुले वन। ठीक है जी, पहले वाला लगभग कितना 0.06%, इससे के ऊपर 0.06 तो बहुत कम होता है, यानी वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 27 एक वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक यमुनानगर के अंदर है क्योंकि वहां पर पानी की ज्यादा मात्रा है। दूसरे नंबर पर पंचकुला। ओके जी, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन से आते हैं? घने वन। घने वन सबसे ज्यादा पंचकुला के अंदर, दूसरे नंबर पर यमुनानगर, सबसे कम आपके झज्जर जिले के अंदर। और कितने हिस्से के ऊपर? 1% हिस्से के ऊपर हमको देखने मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास खुले वन। खुले वन कहां पर? पंचकुला और मेवात के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, और 2.6% हिस्से के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, तीनों फैक्टर क्लियर हो गए। हर एक साथी के समझ में आए या नहीं आए एक बार के लिए बताओ कमेंट करके, फिर आगे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन प्लीज सर, आवाज उठाओ सर। भाई आवाज उठा तो दी, और कुकर उठाऊं? उठा तो दी, टेलीग्राम में गेड़ दिया, व्हाट्सएप पे गेड़ दिया, इसमें आवाज उठाने तक मैं कौन हो भाई? उड़ जाए कि आओ, उड़ मिल की आओ। ठीक है, अपना जो भी जितना भी एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, जितने भी साथी हैं आपस में अपना एक ग्रुप बना लो, जो भी तमना बनाना है, और आपस में सारे जने मिलके एक दिन जो खुल्लर साहब हैं, ठीक है, वहां पे मिलके आओ सीएम जी के पास। ठीक है, उधर वही इस चीज का सॉल्यूशन कर सकते हैं भाई। इधर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना था, यूट्यूब के ऊपर कहना था एज रिलैक्सेशन दो, एज रिलैक्सेशन दो। सरकार अपनी वीडियो थोड़ी देखा है, और कोई मैनू भी कोने हाँ मेरी वजह तो सरकार का कोई वोट बैंक आओ मन्ना कह दिया, लो जी हाँ जी सीएम साहब एज रिलैक्सेशन दो बच्चों को, और सीएम साहब ने पहली कलम निशाने मारे, ओ भाई मोहित पुनिया ने कहा था इसलिए हमने एज रिलैक्सेशन दे दी। नो, थोड़ी ना मिलेगी। आप लोग जाओ, ठीक है, इकट्ठे हो गए, जिन जिन साथियों को एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, अभी अभी यूपी पुलिस के अंदर मिली है एज रिलैक्सेशन, ठीक है, उसका प्रूफ दिखाओ, नोटिस का एक प्रिंट कटवा के ले जाना, और उधर जाके खुल्लर साहब से मिलो और चर्चा करो कि हाँ जी ऐसे ऐसे प्लीज हमको भी दो, हमको भी जरूरत है नौकरी की। ठीक है, लास्ट चांस समझ लो। ठीक है, 3 साल की छूट दे दो, तारा कि मैं बिगड़दा नहीं। ठीक है, तो हम तो बूढ़े हो रहे, रिटायरमेंट का लोवा लग रहे हो, हमारा जीवन बन जाएगा 1-2 साल में कि मैंने ऊपर नीचा होंगे। ठीक है, ये बात कर दो, बात बन जाएगी। रिक्वेस्ट कर लियो, कदे गड़े उड़ा आकड़न लाग जाओ, बात बन जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल बात कराया करो यार, तुम खुद सोच के देखो, यूट्यूब पर वीडियो बनाना था एज रिलैक्सेशन मिलेगी, कौन मिला यार? उड़ा जाके मिलोगे तब स्पेशल मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, दोनों ऊपर यह तो चीज गेड़ी थी कि भाई उधर जाके मिलो और वो प्रूफ दिखाओ जो मैंने उधर। Shopping at ₹2,000 and SIP at just ₹100. पे ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, वहां पे जाके उनको दिखाओ। ओके, हाँ जैसे सीजीडी क्लास लगेगी भाई। चले भाई आगे, क्लियर हो गया ना इतनी चीजें? इतना जो मैंने आपको करवाया है वन क्षेत्रों के बारे में, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए बताओ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्लियर है जी, क्लियर है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सर जी रीटा मेरे को पढ़ने नहीं देती। भाई रीटा पढ़ने दे भाई, इसको पढ़ने दे, ना डिस्टर्ब करे। इस लग ईसाए वो तीर मारेगा, ठीक है, तुम के मैं डिस्टर्ब कर दे तो तीर इसका लिकड़े को नहीं। जड्डे के दिन है वो तीर लुकाया रहोगा,
जो इसका अंदरूनी तीर है ना पढ़ने वाला, ईसाई तीर मारेगा पेपर वहाँ, और तू डिस्टर्ब करे तो तीर इसका नुए को नहीं काम करे, पढ़ने दे ना छेड़े। चले भाई आगे। अब देखो भाई, अब हम लोग बात करें तो हमने देख लिया वनों के हिसाब से, जैसे सघन वन है, घने वन है, या फिर आपके खुले वन है। अब हम लोग देखेंगे किसके हिसाब से, बट टोटल ओवरऑल हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में मिलता है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, ओवरऑल हरियाणा की बात करेंगे। अब ये सघन वन, घने वन, खुले वन इसके हिसाब से नहीं, नॉर्मल वन से किसे हो, से सघन हो, घने हो, किसे हो। देखेंगे भाई हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है उसका नाम बताओ। ठीक है जी। सेकंड नंबर अब आता है हरियाणा में सबसे कम जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है उसके बारे में बताओ, वाला जो जिला है उसके बारे में बताओ। इन दो के बारे में आपको बताना है। तो सबसे अधिक आपको तो आपने देखा होगा सिर्फ जो सघन वन है ना, मतलब जो डेंस वाले वन है, सिर्फ उन्हीं के अंदर क्या है, यमुनानगर आगे था। बाकी मैंने घने वन भी देखे, खुले वन भी देखे, दोनों केसों में पंचकुला आगे था। ठीक है, तो यहां पर भी सेम सिस्टम हो जाएगा। सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा हरियाणा के अंदर, पंचकुला हो जाएगा। लगभग 390 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर क्या है, हमको वन ही वन देखने को मिलते हैं, पंचकुला भाई। ठीक है, लगभग कितना, 390 वर्ग किलोमीटर। कोई नहीं पूछेगा वर्ग किलोमीटर, फिर बताने लग रहा हूं। सिर्फ ये याद रखना सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पंचकुला के अंदर। इसको सिंपल तरीके से याद रखना यार, इसकी कोई ट्रिक भी रटने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने आपको क्या बताया, वन आपको कहां पर मिलेंगे, ये हमारा उत्तरी हरियाणा, ये दक्षिणी हरियाणा है। उत्तर हरियाणा के अंदर यहां पर पता आपको शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और यहां पर कौन कौन से हमारे जिले देखने को मिलते हैं, पंचकुला देखने को मिलता है, अंबाला देखने को मिलता है, और यमुनानगर देखने को मिलता है। हाँ जी, ये चीज समझ में आएगी। थर्ड नंबर पे आपका अंबाला हो गया। और साउथ का जो एरिया, यहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं, और यहां पर आपको महेंद्रगढ़ देखने को मिलता है। ओके जी, यहां पर हमें रेवाड़ी देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये एरिया भाई सबसे ज्यादा वन पूछ ले ऊपरले एरिया में, सबसे कम वन पूछ ले निचले एरिया में, इतना फर्क आ होगा और कुछ फर्क नहीं आ होगा। ओके जी, चीजें समझ में आगे, दिमाग के अंदर घुस गई। सेकंड जिला पूछ ले वह तो कौन सा आ जाएगा, यमुनानगर, क्योंकि ऊपरली तरफ पानी ज्यादा लगा, निचली तरफ पानी कम लगा। अरावली की पहाड़ियां में इतना पानी को नहीं, ऊपरली पहाड़ियां में पानी घना है क्योंकि बड़े बर्फ वाले पहाड़ हैं। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे अगर आपसे पूछ ले तो वो आ जाए गुरुग्राम भाई। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या जाए, गुरुग्राम। तो इन ये जो तीन एरिया हैं, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे यमुनानगर, और थर्ड नंबर पे गुरुग्राम, ये वन क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया है जहां पर आपको वन देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम कहां पर, यहीं पर जो हमारे नीचे के साइड का एरिया पलवल। पलवल के अंदर क्या है, एक दो कोई पल दो पल के लिए कोई एक आधा पेड़ दिख जाए, बाकी अड़ वन वन कुछ नहीं देखने ना मिलता भाई। ठीक है, तो सबसे कम आपका कहां पर हो गया, क्या हुआ, फर्स्ट पंचकुला। हाँ, तो फर्स्ट पंचकुला ही बताया मेरे भाई। ठीक है, सबसे कम कहां पर हो जाएगा हमारा हरियाणा के, पलवल जिले के अंदर क्या है सबसे कम। कैसे देखो भाई, यहां पर तो क्या पल दो पल के लिए कोई एक आधा वन देखने ना मिल जाए, बाकी तो कोई वन वन देखने को नहीं मिलता। ओके जी। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा जाएगा, रोहतक जिला भाई। रोहतक जिले के अंदर भी हमें कम ही वन देखने को मिलते हैं। और थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम आ जाए आपके पास पानीपत जिला भाई। ठीक है, तो इन तीन जिलों के अंदर सबसे कम देखने को मिलते हैं भाई। ओके जी, ये चीजें समझ में आ गई। आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। सर्वाधिक पूछ ले पंचकुला, सबसे कम पूछ ले पलवल। पैसे पंचकुला, पैसे पलवल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यमुनानगर, सेकंड नंबर पे रोहतक। रोन लागे रोहतक वाले तो भाई मारा वन एक होने, एक आधा पेड़ तो छोड़ देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे गुरुग्राम, थर्ड नंबर पे पानीपत। ठीक है, दोनों हमने पानी भी पूरा पिया था तो भी वन नहीं होने लग रहे। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हैं। हाँ जी क्लियर है, हर एक साथी की चीजें समझ में आ गई। क्या हुआ सर, धुरंधर मूवी देख ली क्या सर? हाँ देख ली भाई। सीईटी सी एंड डी ग्रुप की तैयारी के लिए कौन सा बैच लें जी? भाई सीईटी अगर सुमित कुमार मेंस की तैयारी करनी है तो सीईटी मेंस वाला बैच ले लिया, सिर्फ डी की तैयारी करनी है तो डी वाला ले लिए भाई। ये इस कमेंट ना क्या बार करेगा, पागल तो नहीं हो रहे हैं ये, भांग भूंग पी क्या होगा, कोई सस्ते नशे करो था मैं, एक कमेंट ना 10 बार क्यों करया करो। सर जी कंडक्टर की वैकेंसी आएंगी भाई, मेरे को नहीं पता यार इस चीज़ का। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं किसी को नहीं पता कौन कौन सी वैकेंसी आऊँ, किससे ना भी नहीं बेरा। ठीक है, सारे मारा वहाँ तीनों ऐसे नू
ठीक है, तारे पर का कोई बोड़ा बालक हो वो ना गूफ ले है, ठीक है, और फिर उसका वो तीर नु रड़कदा रहो, फिर नु पूछी जाओ जगह जगह, हाँ जी इसकी वैकेंसी आऊँगी, हाँ जी मन्ना सुनिया इसकी वैकेंसी आऊँगी, हाँ जी मन्ना सुनिया है इसकी तो 300 वैकेंसी आऊँगी, हाँ जी मन्ना सुनिया इसकी 400 वैकेंसी आऊँगी। भाई किसी को नहीं पता, ठीक है, HSSC को पता है सिर्फ, और इन्फॉर्मेशन जिस जिसकी आती है वो मैं तुमको बता ही देता हूँ कि हाँ भाई इस वैकेंसी की इतनी लगभग आनी, मैंने बोलिया था हरियाणा पुलिस चोर छोटा होगी वो आली, ठीक है, उसका पास जो वैकेंसी जो खाली थी मैंने उनका डाटा तेरे पास शेयर कराया था, ग्राम सचिव की लगभग 399 पोस्ट खाली थी, ठीक है, और इतनी वो मैंने आपको डाटा शेयर कर दिया, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिला उसकी बता दिया है यार, टेलीग्राम पर व्हाट्सएप चैनल पर गेट दिया, हाँ ठीक है। अब आगे चलते, ये तो मैंने देखा वन क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से, ठीक है जी, ये एरिया के हिसाब से। अगर 1% की बात करें यानी परसेंटेज के हिसाब से बात करें, भाई सर्वाधिक 1% वाला जिला, भाई परसेंटेज के हिसाब से बताओ, भाई जैसे मान लिया हिसार जिला, तो हिसार जिला का एरिया मान लिया भाई 444 है, तो इस एरिया के हिसाब से कितने परसेंट हिस्से पर 1 है, यानी प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो वो अलग होगा, ठीक है। तो आओ सर्वाधिक हरियाणा की बात होने लग रही है, सर्वाधिक 1% वाला जिला भाई, प्रतिशत वाला जिला, तो जड़ा क्षेत्रफल गणा है उड़ा परसेंटेज भी गणी मिलेगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्यादा कहां का था, पंचकुला का था, तो परसेंटेज भी ज्यादा कहां की हो जाएगी, पंचकुला की हो जाएगी, यानी पहले नंबर पे पंचकुला, सेकंड नंबर पे वही तुम्हारा यमुनानगर, ओके जी, और थर्ड नंबर पे अब की बार चेंज हो जाएगा, गुरुग्राम नहीं आएगा, फरीदाबाद आएगा, ओके ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आया। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो पंचकुला यमुनानगर गुरुग्राम, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो पंचकुला यमुनानगर फरीदाबाद, ओके जी, चीजें समझ में आ गई। सेकंड आता हमारे पास सबसे कम 1% वाला जो जिला है उसके बारे में बताओ, बजट प्रतिशत के मात्रा में। अब मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा तो कहां पर था जी, पलवल के अंदर था, ओके जी। अब प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो वो है जी फतेहाबाद के अंदर, ठीक है, फतेहाबाद के अंदर है, दोनों के अंदर डिफरेंस है क्या। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम एरिया वनों का कहां पर है, हमारे इसके क्या नाम था, पलवल के अंदर, ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कहां पर, हमारे फतेहाबाद के अंदर में सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से देखने को मिलता है, ओके जी। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, जींद आता है जी, और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, पल्लो पल का शायर यानी पलवल आता है जी। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया नहीं आया। उसके अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से थे, पलवल था, रोहतक था, पानीपत था। यहां पर कौन कौन से, फतेहाबाद है, जींद है, पलवल है, ओके। चीजें के लिए फतेहाबाद क्या भाई, इतना फतेहाबाद के अंदर क्या भाई, वो जो फिरोज सातों को लगता है उसने आपका छोरा का नाम पर करवाया, जो लाड 2-3 किले भी बनवाया, किले बनाने का चक्कर में सारे पेड़ कटवा दिए, ठीक। तो फतेहाबाद के अंदर 1% जमा कम हो गया, 0 हो गया। चीजें समझ में आई हर एक साथी के, दोनों तरीके से आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले एरिया के हिसाब से तो पंचकुला यमुनानगर गुरुग्राम, अगर आपसे पूछ ले प्रतिशत के हिसाब से तो पंचकुला यमुनानगर फरीदाबाद, अगर आपसे पूछ ले सबसे कम एरिया के हिसाब से तो पलवल, रोहतक और हमारे पास पानीपत, और अगर पूछ ले परसेंटेज के हिसाब से तो फतेहाबाद, जींद और पलवल। क्लियर है हर एक साथी के। पटियाला सेंटर से राम राम गुरुजी, राम राम भाई। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम है सर आज मेरा, भाई अच्छा करके आना, भगवान आपका साथ दे, आपकी मेहनत आपके काम आए। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। हाँ 0.84% यार, परसेंटेज नहीं पूछता भाई, बताया तो, ठीक है, ओके जी। अब हमने वनों के बारे में मोटी मोटी चीज पढ़ ली, अब थोड़ी सी पढ़ाएंगे झाड़ियां का बारे में, क्योंकि झाड़ियों का प्रयोग है सभी को पता ही है भाई, अलग अलग कामों के अंदर होता है। जैसे भगवान ने तो झाड़ी बनाई थी वैसे भाई, मतलब प्रकृति के लिए, लेकिन आदमियों ने झाड़ियों का प्रयोग गलत कामों के लिए शुरू कर दिया भाई। कुछ लोग इसका कार्रवाई बिठाने के अंदर प्रयोग करते हैं। कार्रवाई का मतलब जैसे मान लिया किसी का झाड़ी चुबो दीनू, इस टाइप से कार्रवाई बिठाने के अंदर प्रयोग करते हैं। अलग अलग टाइप से झाड़ियों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है हरियाणा में मतलब झाड़ियों का कुल एरिया कितना है, तो लगभग 174 वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर हमको झाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। ठीक है जी, चीजें समझ, 74 मतलब चोरी छिपे काम करना, 74 चोरी छिपे काम करना,
ठीक है जी। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग 0.39% हिस्से के ऊपर क्या है हमको झाड़ियां देखने को मिलती है। ये चीज कोई नहीं पूछता। ओके जी। अब आपसे जो प्रश्न पूछा ये पूछेगा सर्वाधिक झाड़ियां मिलती कहां पर है? जहां पर महेंद्र लठ गार्डन है, महेंद्र वाला छोरा जड़ा है लठ गार्डन लाग रहा ना, उड़े सब तक नहीं झाड़ी पावा है। झाड़िया में तो लठ काटेगा महेंद्र वाला छोरा। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, जहां पर थोड़ा रेगिस्तानी टिब्बे वाला इलाका हो ना, उड़ा थोड़ी झाड़ी फालतू मिला कर। तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर हो गया, मेवात के अंदर हो गया, दो याद रखो बस, महेंद्रगढ़ मेवात, एम से महेंद्रगढ़ एम से मेवात, इन दो एरियाओं के अंदर क्या है आपको सर्वाधिक झाड़ियां देखने में मिलती है। और सबसे कम आपको कहां पर भाई? जींद में कोई झाड़ी नहीं पावा है। झाड़ी नहीं पाई तो लोग ना रानी तालाब पकड़ लिया, रानी तालाब पड़े बैठे रहोगे, जारी मारी जाएंगे। मतलब लोगों ने तो जगह चाहिए, जगह के लोग तो कौन भाई एक कूण दे दे बस, छोटी सी कूण दे दे, 500 के 1000 रुपये ले लिए बस, 5 मिनट खातर कूण दे दे छोटी सी। इसी से भी लोग हैं भाई धरती पर, भगवान कसम। ठीक है, तो अब बात करेंगे झाड़ियों के बारे में। आओ भगवान भी सोचता है गलती बना दी झाड़ियों क्षेत्रफल कितना देखने मिला बताओ। हरियाणा के अंदर झाड़ियों का लगभग कितना क्षेत्रफल हमको देखने को मिलता है? तो लगभग 174 वर्ग किलोमीटर का क्या हमको क्षेत्रफल देखने को मिलता है, 74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो लगभग कितना 0.39% हिस्से के ऊपर क्या हमको झाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर देखने को मिलती हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा महेंद्र वाला छोरा लठ गार्डन खातर प्रयोग करा है। ठीक है, तो यानी कि आपका महेंद्रगढ़ और मैं से महेंद्रगढ़, मैं से मेवात। ठीक है, महेंद्रगढ़ और मेवात के अंदर क्या है सबसे ज्यादा झाड़ियां हमको देखने को मिलती है। पहले नंबर पर महेंद्रगढ़ है, दूसरे नंबर पर मेवात है। ओके जी। सबसे कम हम लोग बात करें तो जींद वाला खातर कोई झाड़ी नहीं छोड़ी, बेचारे रानी तालाब पर बैठे रवा है। तो यानी कि सबसे कम मात्रा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कहां पर? एक तो हो गया जींद और एक अंबाड़ा खातर भी कोई झाड़ी नहीं छोड़ी भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास अंबाड़ा। तो इन दो जिलों के अंदर सबसे कम मात्रा में झाड़ी मिलती है और सबसे ज्यादा झाड़ी आपकी महेंद्रगढ़ और मेवात के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीजें हमें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। हेलो सर, प्लीज आपका बैच कौन सा और कहां मिलेगा? भाई पिकुल लाइफ लाइन के नाम है जो भी है भाई तेरा भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना जॉब्स टारगेट के नाम से। तो उसको डाउनलोड कर लेना उधर आप, और उस पर एप्पल वाला अगर है तो एप्पल वाला पर माई अपेक्स नाम का मिलेगा। ठीक है, और प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड है तो जॉब्स टारगेट, और ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा 9254 965 भर दिए एप्पल वाला अगर यूज़ करेगा तो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कोर्स का सेक्शन का मजा होगा, उड़ जाएगी सीईटी मेन, सीईटी ग्रुप डी, जिसकी तैयारी करता है उसका ले लिए भाई। ओके, चले आगे। इतने फैक्टर हर एक साथी को क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? सर्वाधिक जो पाया जाने वाला पेड़ है उसका क्या नाम? उसका नाम है सफेदा। सफेदा सबका घना पाया जावा है। चलो अगले पेज पे पढ़ते हैं। सर जी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें जिससे पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए? विवेक गेमिंग भाई, पहले अपना करो सिलेबस पूरा। ठीक है, चाहे आप कहीं से पढ़ते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है मेरे पास से, आप जहां से ही पढ़ते हो वहां से पहले अपना सिलेबस पूरा करो। जैसे मैथ है, मैथ के हर एक टॉपिक जो सिलेबस के अंदर है वो आपके पूरे होने चाहिए, उनके प्रॉपर नोट्स बने हुए होने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, सारे सब्जेक्टों का सिलेबस पूरा करो। कम से कम ये समझ लो 6 से 7 महीने में सिलेबस पूरा होगा। उसके बाद उसकी मल्टीपल टाइम रिविजन करनी होती है, फिर उसके दड़ादड़ मॉक टेस्ट देने होते हैं। रिविजन करते जाओ, डेली का एक मॉक टेस्ट बिठाते जाओ। ठीक है, 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट दो, नए मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, हाँ भाई मैं गलती कहां पर करने लग रहा हूं। ठीक है, ये तरीका है भाई आपका सरकारी नौकरी के चयन का। ठीक है, अब जो साथी नु सोच रहे हैं मना आज बैच लिया है 2 महीने में पढ़ गया मैं पेपर ना पैड दूंगा, तो वह चीज असंभव है। इसलिए तो बैच की वैलिडिटी 1-1 साल की दिया करा। मैंने बैच काट रखा सीईटी ग्रुप डी का 1 साल की वैलिडिटी हो, क्यों दिया करा? ताकि बच्चा है 6 से 7 महीने में आराम से सिलेबस पूरा कर ले। कोई चीज उसकी रह भी जाए, बाय चांस किसी महीना ना भी पढ़ने ना पा तो भी 8-9 महीने लग जाए, तो कुल मिला के उसका सिलेबस पूरा हो जाए। बालक तो सोचे हैं 3 महीने पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाए, नु कोने आया कर भाई, नु कोने आज तक किसी का को नहीं होया। और जो कोई एक आया कर ये तो तमना बेराय है, तारा को पेपर पैट जाएगा ना, इसी से दिखा जो मैं मार थी नु खड़े नु कह देंगे मैं तो बस कभी कभी बिजली चमकिया कर दी, उसमें थोड़ा सा चांदना आया करता, उसका मैं पढ़िया था, इतना मैं लग गया। मेरा दादा बीड़ी पिया करता, उस बीड़ी की थोड़ी सी बाजू लो सी चसिया कर दी, उसका मैं पढ़ की
लग गया भाई, अगरबत्ती चशा कर दी उसकी रोशनी का मैं पड़ेगी, लग गया, इसे फेंकनी है हाड़ दो। ठीक है, असली तरीका यही है भाई, जो साथी लगे हुए हैं चाहे आप उनसे पूछ लेना, या फिर जो बढ़िया डालजन की तैयारी हो रही चाहे आप उनसे पूछ लेना, यही तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं भाई। अपना पहले सिलेबस पूरा करो, दिन रात पढ़ के अपने कैसे ही करो तुम्हारी मर्जी है, उसके बाद उसकी रिवीजन करो, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ये मत सोचो वीडियो से रिवीजन करें, नोट से रिवीजन मारना फिर, ठीक है, वीडियो से रिवीजन करने में समय लगता है, वीडियो से एक बारी में सिलेबस पूरा करो। अब जैसे मैं हरियाणा जीके करवाऊं या हरियाणा जीके का तुम सिलेबस पूरा कर लो, सिलेबस पूरा करे पाछा दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा तो बस जो पीडीएफ मिले है या जो हैंड रिटन नोट्स उनके प्रिंट करो और आराम से उनकी रिवीजन मारो, चीज आई समझ में, ऐसे होते हैं भाई। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड सेट होती है। जैसे कई बार कौन कहते हैं जी पेपर में पर्सन छूट गए, पर्सन छूटने ही नहीं चाहिए, पर्सन छूटने तो इसका मतलब तारी स्पीड कम है, तो हमने मॉक टेस्ट लगाए को नहीं, जिसने मॉक टेस्ट लगा रखे हो उसके कदे पेपर छूटा को नहीं, 1% भी कौन छूटा कदे जीवन में। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो अगर अब हम लोग बात करें हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाने वाला पेड़, हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाने वाला पेड़, सबसे ज्यादा कौन से वाला पेड़ है पाया जाता है हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जो पेड़ पाया जाता है उसका नाम है सफेदा। सफेदा, सफेदा के साथ जो सफेद रंग का पेड़ हुआ है, पूरा लंबा हो, पूरा लंबा, कम से कम 2-3 मंजिल, मकान की 2-3 मंजिल होना है, ऐड लंबा हुआ है। ओके जी, सबसे ज्यादा सफेदा मिलता है। दूसरे नंबर पे कौन सा मिलता है? वो किक्कर, तू किक्कर का पेड़ से मैं केले की फली। इस गाना का मतलब समझो, इस गाने के तुम भाव समझो, गानिया के कहा है, छोरी हेवानु का है, तो किक्कर का पेड़ है, किक्कर का पेड़ किसानों रुख्या सुख्या जमानू करड़ा गात का। ठीक है, अरे मैं केड़ा की फली, केड़ा की फली कितनी हो जमा सॉफ्ट है, नु हाथ लगा हाथ में तो लिकड़ी की नीचा पड़ जाएगी। गाने के भाव। कंग्रेट्स, सुबह फोन नहीं उठाया? संजय, तुम पूछते थे ना रात को भी मेरा फोन बिजी क्यों रहता है? संजय, नहीं, बॉस हूँ इसका, सिर्फ काम। वही तो सर, काम डाउन। क्रंची, चटपटे, कुरकुरे, चटपटे से सब पटे। हमको देखने को मिलती है। ओके जी, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास इजरायली बबूल, बबूल के पेड़, इजरायली बबूल, बबूल ये भी क्या हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें हमें समझ में आ गई। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास खैर, खैर के पेड़, और 5वें नंबर पे आते हैं ढाक, ढाक के पेड़ भाई। ठीक है, तो ये 5 टाइप के पेड़ हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सफेदा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है? सफेदा है, उसके बाद किक्कर, फिर बबूल, फिर खैर, और 5वें नंबर पे ढाक। इस टाइप से क्या है आपके वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर ग्रामीण एरिया में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? हरियाणा में ग्रामीण एरिया में पाए जाने वाले पेड़, पाए जाने वाले पेड़, ये भी सीरीज में सेट करने हैं बस, सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं, सबसे कम कौन से। और फिर बात करेंगे हरियाणा में शहरी एरिया में पाए जाने वाले पेड़, एरिया में पाए जाने वाले पेड़, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर करना है। देखो, तो जो ग्रामीण एरिया है ना, यानी जो हरियाणा का जो ग्रामीण परिवेश है, गांव का जो एरिया है, वहां पर सबसे अधिक पाया जाता है सफेदा, क्योंकि पूरा हरियाणा का में सफेदा सब तक घना पाया जाता है। सफेदे का प्रयोग सरकार भी करती है। जैसे मान लिया नहर बनी हुई कहीं पे, तो नहर का दोनों तरफ उसके किनारों को मजबूत करने के लिए सफेदा की जड़ दूर लग फैलिया करे, तो उसके जो दोनों तरफ की जो बाउंड्री है उसको मजबूत करने के लिए सफेदा के पेड़ बोएंगे। तो कोई सी भी नहर हो, नहर का दोनों पासा सफेदा पेड़ दूर की दूर बोए उड़े मिलेंगे धरती। ठीक है जी, कितने रोड देख लियो तो हम, सड़क का भी दोनों पासा सफेदा है, रोड गांव वाली सड़क देखिए दोनों तरफ सफेद देंगे, वो पाओगे पेड़े पेड़, ताकि सड़क फिसलकी मतलब बारिश का मौसम में सड़क ना टूटता है। ठीक है, इसलिए तो ज्यादातर सफेदा के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, सेकंड नंबर पर हमको देखने को मिलते हैं शीशम के पेड़ ग्रामीण एरिया के अंदर। थर्ड नंबर पे हमको देखने को मिलते हैं शीशम, किक्कर। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमको कौन से गांव के अंदर किक्कर के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक खेजड़ी के पेड़ देखे होंगे तमना। ठीक है, चौथे नंबर पे हमको खेजड़ी के पेड़ देखने को मिलते हैं, और 5वें नंबर पे हमको नीम के पेड़ देखने को मिलते हैं ग्रामीण एरिया के अंदर। ओके जी, अब शहरी एरिया की बात करें तो शहरी एरिया के अंदर भी सेम, सबसे पहले आएगा तुम्हारे पास सफेदा,
सफेदा तो हर जगह है, चाहे गांव चाहे शहर हो। सेकंड नंबर पे आता है नीम के पेड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं शहरों के अंदर। अगर जैसे हिसार शहर है, पंचकुला शहर है, जींद शहर है, तो जो शहरी इलाका है उस इलाके की हम लोग बात करने लग रहे हैं। ओके जी। थर्ड नंबर पे आती है किक्कर। ओके जी। चौथे नंबर पर आती है बकैन। बकैन के हो जी नीम वर्गीय हुआ है, जो कर नीम तो कड़वा, बकैन थोड़ी मिट्टी हो भाई, इतना ही फर्क हुआ है। पांचवें नंबर पर आता है सहतूत। शहर वाले लोग हम तो सहतूत खावा, सहतूत के पेड़। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछ ले भाई कौन से पेड़ सर्वाधिक है, मैंने आपको एक सीरीज के हिसाब से बता दिया, किसी टाइप से पूछे आप लोग इसको लिपटा दोगे। पहले गांव के अंदर सफेदा, शीशम, ठीक है, किक्कर, खेजड़ी, नीम, और शहरी एरिया के अंदर सफेदा, नीम, किक्कर, बकायन, सहतूत। ओके, इनके स्टार्टिंग के दो दो पक्के याद रखियो, इसके ये स्टार्टिंग के दो, इसके स्टार्टिंग के दो। ठीक है, बाकी से बेशक भूल भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर आपसे भी पूछ ले सहतूत सर्वाधिक कड़ा मिला है तो शहरी एरिया के अंदर सहतूत पक्का याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, पूछ सीखा मना नु लागा भीतर था कि मेरा पूछ ले सहतूत वाला। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब जो हरियाणा के अंदर जो वन क्षेत्रफल, अभी जैसे मैंने आपको बताया वन रिपोर्ट आई है 2023-24 के अंदर, इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के किस एरिया के वन क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि हुई है। जैसे मान लिया भाई यहाँ पर पहला 2-3 पेड़ थे पुराना टाइम का, मैं अरे जैसे दोबारा जनगणना हुई, दोबारा पेड़ा का 12 बेरा लग गया, तो बेरा लग गया कि हाँ भाई इस एरिया के अंदर तो और 10 पेड़ और उग गए। तो ऐसा कौन सा एरिया है हरियाणा के अंदर, कौन से जिले हैं जहां पर वन क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो अंबाला और यमुनानगर। मैंने बताया ना, ऊपर वाला जो हरियाणा का हिस्सा उड़े आऊंगे सारे पेड़ा का 12 जो भी बात होगी। अंबाला और यमुनानगर के अंदर क्या सबसे ज्यादा, क्योंकि उधर पानी ज्यादा लगा है। ठीक है, पहाड़ी इलाका, बढ़िया पानी, यहाँ बढ़िया पेड़ उगेंगे। ठीक है, सर्वाधिक कमी की बात करेंगे तो रोहतक मेवात, रोहतक वाले रोवा है का हमारा पेड़ा ही जमा कमी होगी। ठीक है, तो हरियाणा के वन अक्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ऐसे समझ लो वन जो कर सिर के बाल हुए हैं, नुए तो वन हुए हैं, वन का में जो पेड़ हो, जंगल का में पेड़ हो, सिर के बाड़ा ही डालते हुए, सिर के बाड़ा का मतलब वृद्धि तो दिए जाओ है। ठीक है, तो यानी अंबाला हो गया, और सेकंड नंबर पर हो गया यमुनानगर। ओके जी, इनको समझ के करोगे ना तो और अच्छे तरीके से याद रहेंगे रटने की बजाय। ठीक है, और सबसे कम बात करें जहां पर सबसे कम वृद्धि हुई हो एरिया के अंदर, सबसे कम वृद्धि हुई हो, तो रोहतक वाले रोने लग रहे हैं। क्यों? हमारा वृद्धि को नहीं होने लग रही पेड़ा का में। ठीक है, रोहतक हो गया और मेवात हो गया। ठीक है जी, मेवात वैसे ही पिछड़ा इलाका है जिसको वर्तमान में नू बोलते हैं। ठीक है, नू। ओके, चीजें समझ में आई सभी साथियों के? हाँ जी, आगे इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था, मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ में आ गए होंगे। बताओ बकैन क्या होता है जी? बता तो दिया, बकैन है, बकैन नीम वर्गा पौधा हो है। नीम तो जुगर जमा कड़वा हो, बकैन में थोड़ा मीठा रस है जी, इतना ही फर्क हुआ है। नीम वर्गा है और बेरा भी कौन पट्टा कर, कई बार तो बकैन सक नीम है, नीम तो जुगर घना ऊंचा चला जा, बकैन इतनी ऊंची कौन जाया करे। ठीक है, ओके जी, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के? हरियाणा पुलिस में सपोर्ट सर्टिफिकेट क्या है? मीशो पे बढ़िया रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स को करो शॉप और खराब रिव्यूज वालों को स्किप। मीशो डाउनलोड नाउ। सर जी, बचपन से फरीदाबाद में रह रहा हूँ, आज तक वन नहीं दे। तो मन तो कहीं कौन फरीदाबाद में वन है? फरीदाबाद में तो यार नूर कहूँ सब तक वन देखने ना मिले है। फरीदाबाद में कितना वन, तो फैक्ट्री इलाका है, फैक्ट्री इलाका में तो वहीं को नहीं वन पावे, मानो यह बात है। चले भाई आगे, क्लियर है जी? क्लियर है सर जी। कितने टाइम स्टडी करें वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, टाइम के हिसाब से स्टडी मत किया करो, स्टडी कराया करो तुम सिलेबस के हिसाब से। आपका सिलेबस कितनी देर में पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से स्टडी कराया करो, ना कि टाइम के हिसाब से। जैसे मैं पढ़ा करता ना, मैं अपना नू पढ़ा करता, जैसे मैं टारगेट सेट करेगा, जिस टाइम सिलेबस कराया करते उस टाइम तो नू आया करता मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा लेंथी होया करता, तो मैथ के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम दिया करता।
क्योंकि मैथ का सिलेबस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा देना पड़ा। तो मैथ के ऊपर जैसे 2-3 घंटे डेली के दिया कर दे कि हाँ भाई डेली का तो समझ लो भाई जिस भी टीचर से पढ़े तो कम से कम 1 से 2 लेक्चर हैं डेली के निपटाने का काम करे ताकि सिलेबस जल्दी पूरा हो। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल भी सोल्व करने का काम करते हैं। अब जैसे सिलेबस पूरा हो गया, सिलेबस पूरा है पास, अब देखो मेरा बताऊँ, मेरा नो टारगेट होया करता कि मैं रोज के 100% करूँ। जैसे मान लिया मैं वह बुक ले आया था जैसे प्रीवियस ईयर के प्रश्न की, मैथ के प्रीवियस ईयर के जो एसएससी का में प्रश्न हुए हैं उसकी बुक लिया, मैंने टारगेट रखा भाई डेली के 100% तो मैंने करने हैं। चाहे मेरा 1 घंटा में हो जाए, चाहे मेरे 2 घंटे में हो जाए, चाहे 3वां और चाहे 4वां हो है, नो टारगेट सेट करे करो दिन के। भाई हाँ भाई आज मैंने जैसे मान लिया रिवीजन मारने, तो रिवीजन में मैं पहले देखो मैं मेरा सिलेबस कितना है। मैंने नु देखा भाई इंग्लिश है, इंग्लिश का मैं भाई मैंने नु देखा कि भाई करीबन मेरे भाई 20 चैप्टर हैं। तो 20 चैप्टर भाई मैंने कम से कम जैसे मेरे पास टाइम देखो भाई पेपर का टाइम मेरे पास कितना बच रहा है भाई 2 महीने बच रहे हैं। तो 2 महीने में अगर मैं रोज का 1 चैप्टर भी करूंगा तो भी मेरा 20 दिन में तो 20 चैप्टर हो जाएंगे, जिसमें मैं संडे की छुट्टी भी इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, और मतलब कि पेपर तक मैं 2 बार रिवीजन मार दूंगा। तो मैं इस हिसाब से ना बांटूंगा इस सिलेबस ना। ठीक है भाई 20 चैप्टर रोज का 1 चैप्टर लिपटाना, चाहे वो 1 चैप्टर चाहे 1 घंटा में लिपटा है, चाहे 2 में लिपटा, चाहे 3 में लिपटा है। तमना नु दिक्कत तमना, ये रिवीजन की बात है, स्टार्टिंग का सिलेबस की बात नहीं है। रिवीजन के टाइम पे ये कंसेप्ट होना चाहिए दिमाग में। ठीक है कि हाँ भाई मैंने इतने दिन में इतनी चीज तो लिपटानी है, और पेपर तक जितनी ज्यादा बार रिवीजन हो सके उतनी कोशिश करा करो। हाँ भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए, जीके हो चाहे मैथ हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलो आगे चलो भाई। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या कुछ सिस्टम है। आगे अब हम लोग देखते हैं भाई हरियाणा के अंदर जो जैसे वनों से बाहर के जो पेड़ हैं, जैसे ये तो मैंने देख लिया भाई वन, जैसे मान लिया आप ही घर आ रहा वहाँ, आप इन अपना खेत का में 2 पेड़ लगाए लिए, आप इन अपना जो घर का आंगन है आंगन में 2 पेड़ लगाए लिए, अपना पास कोई प्लाट्स है कोई और जगह है खेत से जड़ है उड़ा पे ना 2-2 3-3 पेड़ लगाए लिए। तो पेड़ लगाने का मतलब क्या, उसको बोलते हैं वनों से बाहर के पेड़। भाई वन थोड़ी है ना है भाई, हमारा पर्सनल खेत है, हमारा पर्सनल मकान है, इसका मतलब हम पेड़ बोवार से पेड़ काटना हमारी मर्जी। ठीक है, तो यानी कि वनों से बाहर के जो पेड़ हैं वो सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं, तो वो सर्वाधिक हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। यमुनानगर के जो आसपास के जो लोग हैं जो खेत हैं उनमें भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। और सबसे कम बात करेंगे तो फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, वनों से बाहर के जो पेड़ हैं वो हमें सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक और सबसे कम। तो सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं, हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यमुनानगर के अंदर यमुना नदी का खूब तकड़ा पानी लगा, लोगों के खेता का में भी पानी लगा, तो बड़े वाले पेड़ उगाव हैं। ठीक है, जो सबसे कम की बात करेंगे तो फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर फैक्ट्री एरिया ज्यादा, फैक्ट्री में पेड़ पाड़ को नहीं उड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन 2 चीजों को भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। अब हम लोग बात करें हरियाणा का सरकारी पेड़ कौन सा है। सरकारी पेड़ जैसे मान लिया सरकारी फूल हुआ है और भी सौदे हुए सरकारी पशु कौन सा है, इस टाइप से प्रश्न आते हैं आपके पास। तो हरियाणा का सरकारी पेड़ है वो कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, तो पिपल का भाई। ठीक है, तू पिपल का पेड़ से मैं केले की फली, वो किक्कर था, पिपल नहीं है। ठीक है, वो किक्कर था। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, आओ HR का राज्य वृक्ष यानी कि सरकारी पेड़ वो कौन सा है भाई, तो वो है पिपल। पिपल का पेड़ क्या है, हरियाणा का सरकारी पेड़ है, सरकारी पौधा है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल जमा टुच्चा प्रश्न है। आपसे पूछ ले हरियाणा का कल्प वृक्ष कौन सा है, ये तो सरकारी वृक्ष हो गया। अब पूछ ले हरियाणा का कल्प वृक्ष कौन सा है, तो कल्प वृक्ष कौन सा होगा, जो जाटी का पेड़ होता है। जाटी देखिए, जाटी। ठीक है, जाटी छोटी सी होया करे, ठीक है, फिर बड़ी भी हो जाए, कांडे हो उसका में। ठीक है, तो हरियाणा का जो कल्प वृक्ष है उसका क्या नाम है, जाटी या खेजड़ी, एक ही चीज होया करे। ठीक है, मैं छोटा था एक दिन मेरे दादा ने बोलिया बेटा खेत का मैं तो या जो जाटी है ना डोला पर लग रही थी नो, खाड़ वाला डोला पे ना पैड दे, दाती लिया, अरे ना पैड दे। पर मन बेरा कौन था भाई, जाटी के सुधा छोटे बालक थे, कौन था ज्ञान, मन तो सीधा नु हाथ लगाया, हाथ सारा खून। क्यों, क्योंकि वो जाटी का पेड़ उस पर सारा
कांडे कांडे हो कांडे वाला पेड़ होया करे डालता हो, लेकिन वो दूरता दिखा कौन में कांडे हैं ना, मैंने ध्यान करे सीधा लगाया और नु दाती लगा हाथ में, सारा हाथ खून खून हो गया था। तो जाटी या जो खेजड़ी नाम से जाटी खेजड़ी, जो खेजड़ 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 सारा हाथ ना खेजड़ खेजड़ कर दी। तो हरियाणा कल्प वृक्ष पूछ ले तो कौन सा हमारा जाटिया खेजड़ी। और ये जाटिया खेजड़ी का पेड़ सबसे ज्यादा कहां पर, जो सूखा एरिया ड्राई एरिया वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन खेतना का में नॉर्मल भी तो हमारा देखने ना मिलेगा। ठीक है, तो सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगा, सर्वाधिक आपको हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक बात करेंगे तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। क्या हुआ अब भाई, एक कमेंट 10 बार ना करा करो प्लीज, ब्लॉक मार दूंगा भगवान कसम, ये चीज ना करा करो यार, तुम पढ़ लिया करो के बेफालतू की चीज। ठीक है, तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां पर देखने को मिलता है ये खेजड़ी का वाला पेड़, ये में सबसे कम जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर, हरियाणा के जींद में सबसे कम है, और महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, सर्वाधिक हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा वनस्पति है वो किस टाइप के वनों के अंदर हमको देखने को मिलती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वनस्पति है वो कौन से टाइप के वनों के अंदर हमको देखने को मिलती है, तो ये हमें किस टाइप के वनों के अंदर, पर्णपाती जंगल और जो कंटीली झाड़ियों वाले जो वन है, ठीक है, उन वनों के अंदर क्या है, हमें सबसे ज्यादा क्या है, वनस्पति देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में सर्वाधिक वनस्पति, सबसे अधिक जो वनस्पति है हमें वो कहां पर देखने को मिलेगी, पर्णपाती वन और कंटीली झाड़ियों में। ठीक है, वो कांटे क्या है, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि कोई उनको वैसे खराब ना करे। पर्णपाती वन एंड कंटीली झाड़ियों में, कंटीली झाड़ियों में क्या है आपका, सर्वाधिक वनस्पति देखने को मिलती है। और हरियाणा के अंदर आप अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक जो कुटीर उद्योग के लिए जो सा पेड़ यूज होता है उसका क्या नाम है, ठीक है, कुटीर उद्योग वृक्ष भी लिखा जाता है। कुटीर का मतलब कहते हैं, कुटीर का मतलब छोटे मोटे उद्योग, जैसे छोटा मोटा बिजनेस मैंने सेटअप करना है, ठीक है, तो उसका नाम है सरकंडा। सरकंडा देखा करते पुराने टाइम का मैं सरकंडा लिखा करते, कलम बनाया करते सरकंडे की। ठीक है, उसने इंक में दवात में डबो डबो की और फिर नो लिखा करते सरकंडा की, पेंसिल वर्गा हो जाए आगा तो पेन घिसा घिसा के बनाया करते उन्हें कलम। ठीक है, खेता का में भी मिल जाए, नहर का किनारा तो बहुत मिलेगा, जो नहर हुआ है ना, नहर का किनारा खूब सरकंडा के पेड़ पाया करें, झाड़ी से अगर अंदर सरकंडे से खड़े पाओगे। ठीक है, मुड्डे देखे, मुड्डे तो देखे होंगे, तो जो मुड्डे हुए ना, मुड्डे के ऊपर भी बैठे वो भी सरकंडा के बने हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले हरियाणा का कुटीर उद्योग वृक्ष, HR का जो कुटीर का मतलब छोटा उद्योग यानी लघु उद्योग वृक्ष, कुटीर उद्योग जो वृक्ष है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सरकंडा। ठीक है, सरकंडा पूछा गया ये प्रीवियस ईयर के अंदर। और सरकंडे से क्या बनाया जाता है आपसे पूछे, भाई हरियाणा के अंदर जो मतलब कि मुड्डे हैं, बैठने वाले मुड्डे, वो किससे बनते हैं, सरकंडे से बनते हैं। इसके अलावा ये जो सरकंडा है इसका मतलब मंजू निकाल ली जाएगा। मंजू का मतलब छोटी छोटी नो ये जैसे सरकंडा आने से ना इसकी खाल सी छोलोगे तो छोटे छोटे तागे टाइप लिगड़ेंगे, उस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो सरकंडे से क्या है, एक तो क्या काम होता है, बैठने वाले मुड्डे बनते हैं, बैठने वाले मुड्डे बनते हैं भाई, मुड्डे बनते हैं। और दूसरा क्या है, इसके अंदर से जो मंजू निकालकर रस्सी बनाई जाती है, रस्सी बनती है। तो ये काम भी सरकंडे से होते हैं भाई। ठीक है, तो ये दो फैक्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है। कुटीर ये उद्योग का मतलब समझ गए, यानी छोटे मोटे बिजनेस का जो पेड़ है वो कौन सा हमारे पास, सरकंडा है। और सरकंडे का यूज किस किस में होता है, एक तो इसका मंजू निकाल कर रस्सी बनती है, और दूसरे बैठने वाले मुड्डे हैं वो भी हमें सरकंडे से बनते हुए दिखाई देते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर चीजें घुस गई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब हरियाणा के अंदर वनों का वर्गीकरण करते हैं। हरियाणा के अंदर वन है, कौन से टाइप के वन किस एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये वर्गीकरण किसने किया था, आओ। हरियाणा में वनों का वर्गीकरण है। तो हरियाणा के अंदर जो वन है उनको मैंने 5 भागों के अंदर बांटा है। ठीक, कितने भागों के अंदर, 5 पार्ट। अभी तो जी आपने 3 पार्ट बताए थे, डेंस वन थे, हाईली डेंस वन, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट। 3 टाइप के अपने बताए थे, सघन, घने और खुले। अब ये 5 टाइप के कहां से आ गए जी, ये एक अलग व्यक्तित्व था जिसका नाम था चैंपियन। एक चैंपियन नाम का था, एक सेठ था। इन 2 व्यक्तियों के द्वारा है इसका वर्गीकरण किया गया है। तो वनों का वर्गीकरण 5 पार्टों के अंदर किसके द्वारा, चैंपियन व सेठ के द्वारा।
आपसे पूछा था चैंपियन व सेठ ने हरियाणा के वनों को कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया था? तो 5 भागों के अंदर। सरकार के अनुसार 3 भाग हैं, चैंपियन व सेठ के अनुसार इसके 5 भाग है। जैसे हमने उसके अंदर नहीं पढ़ा था, जलवायु के अंदर हम लोग पढ़ने लग रहे थे, कोपेन के अनुसार 8 भागों के अंदर बांटी हुई थी जलवायु, सरकार के अनुसार 5 भागों के अंदर बांटी हुई थी। तो उसी टाइप से ये इस टाइप के वन है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद अब हम लोग बात करें तो कौन कौन से 5 पार्ट है जी? पहला पार्ट हमारे पास ढाक वन। याद रखना, पूछा था ढाक वन कहां पर पाए जाते हैं? तो ढाक का मतलब क्या होगा? ढकले। ढाक का मतलब क्या? ढकले। करनाल क्या बोला? कर का मतलब हो गया भाई हाथ, भाई हाथ के साथ। नाल का मतलब साथ, भाई हाथ का साथ है ढकले। भाई ढकले जाडा बहुत घना हो रहा है। ठीक है, तो ढाक वन हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? करनाल के अंदर हमको ढाक वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसने डिस्ट्रीब्यूट कराया भाई, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके कोई वो नहीं, मैं आपको ट्रिक से याद करवाने लग रहा हूं। सेकंड नंबर पे हमारे पास नमी वाले साल वन। कौन से? नमी वाले साल के पेड़, साल वन। ये हमें हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलते हैं? तो ये हमें हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? अंबाला के अंदर। कैसे याद रखोगे? क्योंकि अंबाला के अंदर है, यमुनानगर हो गया, उस एरिया के अंदर क्या है, पहाड़ों से पानी आता है, शिवालिक की पहाड़ियों से। उसकी वजह से वहां की जो धरती, वहां पर एक नमी बनी हुई है, नॉर्मल नरम नरम। आप ऐसे रख लो, नरम नरम क्या होते हैं? आपके सिर के बाल होते हैं। आपके सिर के बाल क्या है? बिल्कुल नरम नरम है। तो नमी वाले साल वन हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? हरियाणा के अंबाला के अंदर हमको नमी वाले साल वन देखने को मिलते हैं। हाँ जी, ये चीज भी क्लियर है। तीसरा आता है अर्ध शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, आपको मैंने करवाई थी, किस राज्य की जलवायु अर्ध शुष्क है, यानी आधी शुष्क किसकी थी? हिसार की थी। तो अर्ध शुष्क पतझड़ वन भी कड़े देखने मिलेंगे। हिसार के अंदर ही क्या है? अर्ध शुष्क पतझड़ वन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अर्ध शुष्क पतझड़ वन करवाई थी ना जलवायु का टाइम पे, या लाइन। पतझड़ वन कड़ा देखने मिलेंगे भाई, हिसार के अंदर ही आपको अर्ध शुष्क पतझड़ वन भी देखने को मिलेंगे। ओके जी, ये भी समझ में आ गया। अगले आते हमारे पास शुष्क पतझड़ वन, जमा सूखापन पड़ रहा हो। सूखापन कड़ा जींद का में पड़ रहा है, कोई झाड़ियां नहीं पान लगे रहे बेचारे, रानी तालाब के ऊपर बैठ के काम चला रहे हैं। ठीक है, यानी जमा शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन कड़ा है आपके जींद का में। भाई जमा सूखे पड़े हैं तो भी जिंदा है भाई, चमत्कार हो रहा है जींद के अंदर भाई। 5वें नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका क्या नाम है? शुष्क मरुस्थलीय वन। जो रेगिस्तानी इलाका कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। ठीक है, भिवानी मत ठोके आइयो। शुष्क मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ये हमें महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर आपकी कौन सी हैं? कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं, और वहां पर इतने मतलब पानी वगैरह की सुविधा नहीं, तो वहां के जो सारे वनवान हैं वो सूख चुके हैं। ठीक है, यानी शुष्क मरुस्थलीय वन हमें महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, इतने फैक्टर सभी साथियों के समझ में आए? बहुत बढ़िया भाई। सर अगली क्लास कौन से टॉपिक पे होगी? अगली क्लास कौन सी? एनिमल हस्बेंड्री की होगी, दिन में 3 बजे। दिन में 3 बजे एनिमल हस्बेंड्री की होगी भैया, बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हरियाणा के अंदर हमें 2 टाइप की पहाड़ियां देखने को मिलती, सभी को पता है। एक तो हरियाणा के अंदर कौन सी है? एक तो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है जी, शिवालिक की पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों पर वृक्ष कौन से मिलते हैं वो आपको बताने हैं। शिवालिक पहाड़ियों पर वृक्ष बताओ। और एक मेरे को बताओ, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों पर कौन से वृक्ष मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों पर वृक्ष, पहाड़ियों पर वृक्ष, दोनों टाइप के वृक्षों का नाम बताओ। अब शिवालिक की पहाड़ियां उत्तरी हरियाणा में मिलती है, यानी ऊपर की तरफ जो हरियाणा का पार्ट उसके अंदर देखने मिलते, बढ़िया पानी लगा, सारी फैसिलिटी है। ठीक है, तो वहां पर कौन से? साल व चिड़ के वृक्ष। लोग के चिड़चिड़े हो रहे हैं, खूब पानी मिल रहा है तो भी गाड़ी बग जाए, साड़ा का मारो चिड़चिड़, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव है। ठीक है, क्योंकि पानी ज्यादा मिल रहा है नहीं ना। साल व चिड़ के वृक्ष, साल व जो चिड़ के वृक्ष हैं वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर भाई। आपसे पूछो ले साल व चिड़ के वृक्ष, शिवालिक की पहाड़ियां, गलती मत करना। ठीक है जी। अब अरावली की पहाड़ियां मैंने बता दिया सूखा क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय वृक्ष। ठीक है, कौन से? शुष्क मरुस्थलीय वृक्ष। ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ये हमें भाई अरावली की पहाड़ियों के ऊपर देखने को मिलते हैं। हाँ जी, ये फैक्टर भी हमें क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। किसी को कोई भड़क हो, कोई डाउट हो? सर जी 3 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर नहीं, बैच के अंदर होती है भाई एनिमल हस्बेंड्री की। सर जी ज़्यादा हो गया आज तो, क्लास ख़त्म कर दो अब बस, अच्छा रहा। नहीं, एनिमल हस्बेंड्री भाई 2 दिन हो गए क्लास चलते हुए,
आज तीसरी क्लास होगी, 2 दिन हो गए क्लास चलते हुए एनिमल हस्बेंड्री की। गाय वाला टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, आज उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। फिर अगर समय बचता तो फिर भैंस वाला टॉपिक भी आज शुरू कर देंगे। मतलब करवा दिया मैं 25 दिन के अंदर एनिमल हस्बेंड्री पूरी, टेंशन ना लो दम, ठीक है। बैच का मैं डेली क्लास लगा, दिन में 3 बजे लाइव, ओके, बहुत बढ़िया भाई। अब आपसे एक और वन लाइनर क्वेश्चन, बस खत्म होने वाली, टेंशन ना लो। आपसे पूछे प्राचीन सोनार जंगल, यानी पुराने समय के अंदर सोनार के जंगल थे, वो कड़े थे भाई, किस जिले के अंदर थे? तो प्राचीन सोनार जंगल बताओ, और प्राचीन सरिस्का जंगल, सरिस्का जंगल प्राचीन समय के, ये कहां पर? देखो सरिस्का, सै से सरिस्का, सै से सिरसा, सिरसा का पुराना नाम भी सरिस्का था, हाँ जी। तो सरिस्का जंगल तो हो गए सिरसा के अंदर, ओके जी। सोनार, सोनार से बनेगा सोना, सोना खातर तो भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध होया था, बस जमीन के एक तरीके से हमारा सोना ही तो है, तो सोने के लिए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो पुराने समय के अंदर जो सोनार जंगल थे वो कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिलते थे। ये डिफरेंस याद रखना, प्राचीन सोनार पूछ ले या फिर प्राचीन सरिस्का जंगल पूछ ले, दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? हाँ जी हो गए, दिमाग के अंदर घुस के, बहुत बढ़िया भाई। और बताओ किसी को कोई भड़क, किसी को कोई डाउट हो? एक जना को सपना डार्लिंग कौन है यो? परवीन, मैंने बताई थी ना एक चीज, सोच ले भाई प्रवीण कुमार, मान ले अंकल जी हैं यानी आपके फादर साहब हैं, वो भी लाइव क्लास देखते हो आपके साथ ही, मान रहे हो ये चीज़ें? और आपके फादर साहब की नज़र भी सेम टारगेट के ऊपर हो, आपकी नज़र भी इसी टारगेट पे है, सोच के देखो आप। घर पे जाके फिर खिंचाई हो जाएगी भाई बट्टों की चप्पलों से, मान लो मेरी बात, ना छिड़खानी करे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कुंडली उठा कर देख लीजिए, चाहे वो शाहरुख हो, सचिन हो या अमिताभ जी हो। अगर आज के लिए बस इतना ही। इन पर्सनों की